ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से लेबलिंग करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, बर्जीलियस ने क्या सजेस्ट किया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है हम उसको लेंगे एज अ सिंबल। सेकंड उनकी स्टेटमेंट क्या थी, मान लीजिए अगर दो सब्सटेंस ऐसे हैं या दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सेम सिंबल आ रहा है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड सिंबल ले लेते हैं, जिसमें फर्स्ट सिंबल हम कैपिटल लेटर में और सेकंड सिंबल हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, थर्ड उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी थी कि कुछ वर्ड्स ऐसे थे या कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका जो नेम है वो लैटिन एंड ग्रीक नेम से लिया गया था। जैसे सोडियम के लिए नेट्रियम जो कि ग्रीक वर्ड है उसके लिए सिंबल Na। ठीक है, इसमें भी सेम रूल फॉलो करना है कि यूजुअली हमें फर्स्ट लेना है, अगर फर्स्ट क्लैश कर रहा है किसी के साथ तो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों लेटर लेते हैं। ठीक है, दिस इज अवर सिंबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से सिंबल्स हम एलिमेंट्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जिस तरीके से हमने एलिमेंट के लिए बात करी है सेम उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स के लिए भी बात करेंगे और कंपाउंड्स के लिए भी बात करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको मॉलिक्यूल दिखाती हूँ। देखिए, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये ओजोन का मॉलिक्यूल है। वहीं आप कंपाउंड के लिए बात करो तो देखिए वाटर का कंपाउंड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का कंपाउंड है। ठीक है, तो ये भी आप क्या करते हो, इन्हीं सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, कंपाउंड क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं, तो उसके बाद जो सब्सटेंस बनता है दैट इज नोन एज कंपाउंड। सिमिलर टाइप के एटम होंगे मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे कंपाउंड। ठीक है, मैंने ये पहले समझाया था आपको, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, देखिए जब कभी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे होंगे तो एटम्स जो हैं वो सर्टेन फिक्स्ड रेशियो में प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं। ठीक है, और ये इसका एक रीजन है, क्या है कि जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे या एटम्स होंगे वो सब एक दूसरे के सबके साथ एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है और इस कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम बोलते हैं वैलेंसी। फिर से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एक एटम है वो दूसरे एटम के साथ जो कंबाइन होगा उसकी भी कंबाइन होने की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होगी और इस कैपेसिटी को हम बोलते हैं वैलेंसी। आई होप इट इज क्लियर। इस वैलेंसी को हम हाइड्रोजन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप क्लोरीन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऑक्सीजन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आप देखिए हाइड्रोजन के फॉर्म में किस तरीके से कि किसी भी एलिमेंट के साथ कितने अदर एलिमेंट्स कंबाइन हो सकते हैं, वो जो नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइन हो सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, फिर से सुनिए, किसी भी एलिमेंट के साथ कितने हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन हो सकते हैं, उस नंबर को, उस हाइड्रोजन की जो एटम्स का जो नंबर आया है ना उस नंबर को कहते हैं उस सब्सटेंस की वैलेंसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हमने HCl की बात करी, HCl में देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 1, तो इसकी क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई 1। ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम है 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2, कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई 2। नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है 3, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी या कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई 3। ठीक है, तो ये तो बात करी हमने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसी तरीके से हम ऑक्सीजन के एंड क्लोरीन के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। देखिए, ये हमने हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन क्यों लिया, क्योंकि जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ऑलमोस्ट कंबाइंड हो ही जाते हैं। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो सेम जैसे हाइड्रोजन की बात करी थी, कितने नंबर ऑफ क्लोरीन कंबाइंड हो रहे हैं, वो जो नंबर ऑफ क्लोरीन होगी वो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी होगी, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है आपको पता ही है 1 होगी। जैसे सोडियम के साथ 1 क्लोरीन अटैच है तो सोडियम की जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का भी आप देख लीजिएगा CaCl2 होता है, यानी कि कैल्शियम की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी 2। ठीक है, अब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली डबल। ठीक है, ऑक्सीजन के जितने नंबर ऑफ एटम है उसका जस्ट डबल किसी भी सब्सटेंस की वैलेंसी होगी। जैसे MgO है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है 1, तो Mg की जो वैलेंसी होगी वो होगी 2। ठीक है,
कुछ ऐसे सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस तो क्या एक्चुअली कुछ मेटल्स होते हैं जो मल्टीपल वैलेंसी दिखाते हैं। इस टाइप की जो वैलेंसी होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम आयंस एंड रेडिकल। देखिए, कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम सस्टेनेबिलिटी के लिए, ठीक है, स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा या इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आयंस। जब दोनों ही कंडीशन में से कोई भी आएगी तो वो बनाएगा आयंस और रेडिकल। ठीक है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है तो उसके ऊपर एक्सेस अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से आप उसको कहोगे एन आयन या फिर नेगेटिव रेडिकल। ठीक है, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या होगा, वो क्या बन जाएगा आपका, या तो बनाएगा कैटायन या फिर बनेगा पॉजिटिव रेडिकल। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, देखिए, अगर आप किसी भी रेडिकल की बात करो तो वो आपका मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट हो सकता है। चाहे वो पॉजिटिव बना रहा है चाहे वो नेगेटिव बना रहा है, ये तीनों हो सकते हैं। मोनोवैलेंट की बात करें जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक आयन होगा या एक ही चार्ज आएगा, इस टाइप के जो रेडिकल होते हैं उनको हम बोलते हैं +1 के रेडिकल्स, मोनोवैलेंट बोल देते हैं उन्हें। जिनके ऊपर 2 आएगा उनको डाईवैलेंट, जिनके ऊपर 3 आएगा उनको ट्राईवैलेंट। क्लियर? ठीक है, कुछ मेटालिक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी मींस 1 से ज्यादा। ठीक है, तो जिनमें कम वैलेंस लोअर होगा तो वो अस सफिक्स आएगा, जिनमें ज्यादा होगा उनमें एक सफिक्स आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर में +1 देख रहे हो तो क्यूप्रस। ठीक है, और इसमें +2 देख रहे हो तो क्यूप्रिक। ठीक है, तो इसे कॉपर 1 और कॉपर 2 कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से नेगेटिव में भी होता है, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो आपके कंपाउंड्स होते हैं उनका फॉर्मूला किस तरीके से डेराइव किया जाता है। सबसे पहली बात, जब कभी भी आप फॉर्मूले को डेराइव कर रहे हो किसी कंपाउंड का, आपको ये देखना है कि वो किस किस से मिलके बना हुआ है और उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, उनके ऊपर चार्ज कैसा है। हमेशा पॉजिटिव रेडिकल को फर्स्ट में लिखेंगे, नेगेटिव रेडिकल को सेकंड में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए अगर आपका कोई इस टाइप का कंपाउंड है कि जो पॉजिटिव रेडिकल है उसके ऊपर +1 चार्ज है, नेगेटिव रेडिकल है उसके ऊपर भी +1 चार्ज है, तो जो आपका कंपाउंड बनेगा एक वो आपका AX टाइप का होगा। और एक चीज बिल्कुल क्लियरली सोचिए कि आपका जो भी कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कैसा भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, चार्ज होगा तो वो आपका रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, यूजुअली कंपाउंड के ऊपर आपका चार्ज नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर दोनों के ऊपर +1 -1 मतलब 1 चार्ज है तो बनाएगा वो AX टाइप का मॉलिक्यूल। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है आपका पॉजिटिव चार्ज तो 1 है, +1 है, नेगेटिव चार्ज -2 है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर रेडिकल होगा तो वो बनाएगा A2X, फॉर एग्जाम्पल H2S। क्लियर? अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो +2 हो, नेगेटिव चार्ज के ऊपर -3 हो, तो वो बनाएगा हमेशा A3X2। ये हमेशा बेटा क्रिस क्रॉस मेथड से आता है। वो हम क्या है ये हम देखेंगे आगे। देखिए, क्रिस क्रॉस मेथड आ गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप अपने एलिमेंट्स लिख लीजिए, जो एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? जैसे H2S की बात करें तो हाइड्रोजन एंड सल्फर लिख लिया हमने। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज था, +1। सल्फर के ऊपर कितना चार्ज था, +2। तो हमने उनके चार्जेस लिख लिए उनके जस्ट नीचे और उनको क्रॉस कर दिया। देखिए यहाँ पे इन्होंने KCl का एग्जाम्पल लिया, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए, पोटेशियम के ऊपर कितना है, 1 चार्ज। क्लोरीन के ऊपर कितना है, 1 चार्ज। तो देखिए, पहले इन्होंने आयंस लिखे, उनके जस्ट नीचे इन्होंने उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी लिखी या फिर उनकी वैलेंसी लिखी और फिर उनको कर दिया क्रिस क्रॉस। तो जो बना आपका वो है आपका KCl। सेम आपका ये NH4Cl है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया के ऊपर आप ये अमोनियम आयन के ऊपर कितना है, +1। क्लोरीन के ऊपर कितना है, -1। ठीक है, क्लोराइड आयन के ऊपर इनको क्रिस क्रॉस किया तो बन गया आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है। देखिए, अगर आपके सेम है
अगर दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, उनको सिंपल लिख देंगे। ठीक है, उनका कोई भी नंबर लिखने की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, दोनों की अगर वैलेंसी सेम है। इन केस अगर आपका कोई भी रेडिकल ऐसा है जो ग्रुप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर कंप्लीट वैलेंसी आ रही है, तो हम हमेशा उनको ब्रैकेट्स में डाल देंगे और उसके बाहर लिख देंगे नंबर्स को, क्रिस क्रॉस तो करेंगे, ठीक है, और उनको बाहर लिख देंगे। ये है आपका मेथड। नेक्स्ट आ रहा है एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक मास। देखिए, जब आप एटॉमिक वेट की बात करते हो तो यूजुअली जब आप एटम की बात करो तो बेसिकली वो आपका निग्लिजिबल होता है। डायरेक्टली अगर आप बात करो तो वो बेसिकली निग्लिजिबल होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन से जब उनको कंपेयर करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपकी मान लो आप शुगर लेने जाते हो, दुकान पे गए, आपको चीनी लेनी है, तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं देखोगे ना कि उन्होंने एक 1 kg का जो बाट है, जो स्टार्टिंग के बैलेंस, जो पुरानी बैलेंसेस होते थे उसमें क्या होते थे, बाट हुआ करते थे, 1 kg का है, 2 kg का है, 5 kg का है, इस तरह रहते थे। वो हमने कहीं ना कहीं तो ये स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया होगा ना कि ये जो रहता है वो आपका यूनिट किलोग्राम है, ये डिफाइन किया गया है ना। उसी तरीके से हमें भी एटॉमिक वेट के लिए एक यूनिट तो डिफाइन करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में उसे हाइड्रोजन से लिया गया, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया और उसके बेसिस में हम उससे कंपेयर कर रहे थे कि हाइड्रोजन से वो कितना टाइम ज्यादा है, ठीक है। बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया और अब हम क्या लेते हैं, कार्बन 12 का जो एटम है उसका 1/12 पार्ट जो रहता है उसको 1 यूनिट लेते हैं और उस 1 यूनिट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये रहता है आपका एटॉमिक मास। एक्चुअली इसको एटॉमिक मास ना कह के आप इसे कह सकते हो रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि हम इसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, हाइड्रोजन का 1 आया है, लिथियम का इतना आया है, ये सारे इसकी कंपैरिजन से आए हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, 1 यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट, ठीक है। ये क्या आपका क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसको AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका, नेक्स्ट आ रहा है